राधे राधे बच्चों, मैं रोहित सर आज फिर आपके साथ आपका वही पुराना कमेंट पे आधार पर बनाया हुआ वीडियो जो आपने कहा था। क्या कमेंट किया था कि सर हमको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए जो इस बार 2011 एग्जाम में आने की संभावनाएं अधिक हैं। तो हमने आपको पहले बुक के लिए टॉपिक्स बताए थे जो कि पहले बुक के चैप्टर के आधार पर सभी जो 30% में काटे गए उन सभी के आधार पर रखते हुए हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन पहले पार्ट में कर लिया है। अब हमारा ये दूसरा पार्ट बनेगा किसके लिए? एग्जाम बोर्ड 2021 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा। और ये हमने कहा कि जो दूसरा बुक होता है वो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। हमने आपको पहले बुक में जो पहला पार्ट वीडियो है आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पहला वीडियो देखिए, उसके बाद आप सेकेंड देखिए कि पहले बुक से क्या क्या आपके आने की संभावनाएं मोस्टली ज़्यादा है। उसके बाद आप सेकेंड वीडियो देखिएगा। और हाँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यदि आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है इसका मतलब आपके पास मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पा रहा है, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन या आने वाली वीडियो के लिए आपके पास वहाँ पर बेल आइकन बनी होगी, बेल आइकन को पुश करेंगे तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा कि हाँ इस समय ये आपकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पार्ट की बात करता हूँ जो कि पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन फॉर एग्जाम 2011। तो आइए दूसरी जो बुक है वो हमने लिखा क्या, देखो कि बोर्ड परीक्षा 2021 रसायन विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न। और पार्ट 2 पहला हमने फर्स्ट बुक में जो यूनिट नंबर 1 to 9 तक के यूनिट का डिस्कशन कर लिए थे, प्रत्येक चैप्टर से कितने अंक का पूछता है और प्रत्येक चैप्टर में कितने अंक के साथ कौन कौन से टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट्स हैं उसकी बात किया था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसके, यूनिट 10 to यूनिट 14 तक। तो आइए हम यूनिट 10 पर देखते हैं। जो हमारी यूनिट 10 जो चैप्टर है, ये जो पूरा पार्ट 2 है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पार्ट 2 पर हम देखेंगे यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 क्या है? हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, जो इसमें 5 नंबर के अंक का वितरण है। मतलब इस चैप्टर से हैलो एल्केन्स एवं हैलो एरीन से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कि पहला नंबर हमने लिखा है कि एथिल ब्रोमाइड, फेनिल क्लोराइड या बेंजील क्लोराइड। एथिल ब्रोमाइड से मोस्टली अपक्रिया कराते हैं या फिर बेंजील क्लोराइड से अपक्रिया कराने के लिए हम लोग किसी न किसी चीज से अपक्रिया कराते हैं, वो चाहे बनाने की विधि हो या किसी भी चीज की हो। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है चैप्टर में, ठीक है ना। उसके बाद हमारा दूसरा है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है बच्चों? बिल्कुल सही, CH3। क्लोरोफॉर्म को बनाने में पड़ते हैं। दूसरा SN1 एंड SN2। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशनल, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब मोनो सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ते हैं या डाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक पढ़ते हैं। कभी कभार SN1 व SN2 रिएक्शन में अंतर भी पूछता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब कि वे जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी, स्नेह मतलब क्या होना, आकर्षित करना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और दूसरा प्रतिस्थापित करता है। अब कुछ नेम रिएक्शन है जो इस चैप्टर में, उर्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, उर्स फिटिंग रिएक्शन, डॉर्जन रिएक्शन, हुन्स-डीकर रिएक्शन, हैलोफॉर्म, सैंडमेयर अपक्रिया। ये इनके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर आपको इसमें ये देखना कि क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आपको ध्यान में देना है कि ये इसका पहले के चैप्टर का या 10th यूनिट का हैलो एल्केन्स एवं हैलो एरीन
मेंस के अंतर्गत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां पर आने की संभावना अधिक है। अब यूनिट नंबर 11 देखिए। यूनिट नंबर 11 क्या है? एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ये इसमें एल्कोहल ग्रुप OH होता है, फिनॉल का मतलब बेंजीन रिंग पर OH लगेगा, ईथर का मतलब होता है ROR। ये 5 अंक का आता है। अब इसमें देखिए ये क्या है? एथिल एल्कोहल। ये क्या है? डाई एथिल ईथर। इसके लिए बनाने की विधि आती है। या फिर विलियम्स संश्लेषण अभिक्रिया, या हमने सिर्फ लिखा विलियमसन अभिक्रिया, ये होती है। राइमर टीमर या रीमर टीमर या रेमर टीमर, या यहाँ पर हमने लिखा राइमर टैमर अभिक्रिया। राइमर टैमर अभिक्रिया क्या होती है कि ये नेम रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? नेम रिएक्शन है। उसके बाद क्या आता है कि इसकी नेम रिएक्शन नेक्स्ट है कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, रीमर टीमर अभिक्रिया। फिर बनाने आता है IUPAC नाम के लिए आता है, तो वो नाम होता है IUPAC का एल्कोहल का। किसका मोस्टली पूछता है? एल्कोहल का नामकरण पूछता है। फिर पूछता है 6 नंबर में इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ रिएक्शन क्या होता है जब, एंड कैसे प्राप्त करेंगे। व्हाट्स हैपेंड, व्हाट डू यू, कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, बोर्ड एग्जाम के आधार पर बताते हैं। ठीक है ना। इसके बाद यूनिट नंबर 12 आता है। यूनिट नंबर 12 में क्या है? एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस ये 6 नंबर के अंक आते हैं। 6 नंबर में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, CH3CHO एस्टल्डिहाइड, या CH3COCH3 डाइमेथिल कीटोन। ठीक है। इनकी बनाने की विधि आती है। या फिर आता है फॉर्मिक एसिड बनाइए, या एसिटिक एसिड जिसे सिरका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका। ये बनाने की विधि आती है। अब नेम रिएक्शन में देखो एल्डोल संघनन अभिक्रिया। फिर होता है कि ये कौन सी अभिक्रिया होगी? कैनिजारो रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन अर्थात हिंदी में बोले तो क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, या बोलते हैं हिंदी में विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण अभिक्रिया। ये नेम रिएक्शन आते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। फिर या तो होता है क्या होता है जब, प्लस क्या बोले हमने लिखा कैसे प्राप्त करोगे। इनके अंतर्गत ये रिएक्शन आती है जो मोस्टली बोर्ड एग्जाम में जो पूछते हैं उसमें मोस्टली उसका प्रैक्टिस करने के आधार पर इन पे आ जाता है। नेक्स्ट यूनिट है 13 या 13वीं यूनिट है, जो होता है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हम लोग पढ़ते हैं। और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में 2 चीज पढ़ते हैं, एक एमीन पढ़ते हैं और एक डाइजोनियम साल्ट पढ़ते हैं। तो एमीन और डाइजोनियम साल्ट दोनों को मिलाकर के 4 अंक का आता है किसके अंतर्गत? यूनिट नंबर 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। अब देखिए इसमें उपयोगी क्या है कि ये हमारा क्या है? मेथिल एमीन, और ये क्या है? फेनिल एमीन, या इसी को दूसरा नाम एनलीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनलीन भी कहते हैं। इनकी बनाने की विधि। या फिर पूछता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है? नेम रिएक्शन है। हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ये भी नेम रिएक्शन है। स्मिथ रिएक्शन, ये भी नेम रिएक्शन है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत ये नेम रिएक्शन होती है। फिर क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, ये इनके साथ पूछता है जो मोस्टली बोर्ड एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 14 जैव अणु या बायोमोलिक्यूल। 6 नंबर का पूछता है। देखो यहाँ पर 6 नंबर 14 है और 6 नंबर का 12वीं यूनिट है। तो जैव अणु में 6 नंबर का पूछता है। एक तो पूछता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, मतलब ग्लूकोज के बारे में भी फ्रक्टोज के बारे में। और मैं बता दूं दोनों का ऐसे फॉर्मूला देखें तो C6H12O6 होता है। क्रियात्मक समूह के आधार पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज चेंज होता है। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना भी पूछता है।
गुण भी पूछता है और परीक्षण भी पूछता है। फिर हार्मोन्स टॉपिक्स पढ़ेंगे, प्रोटीन टॉपिक्स पढ़ेंगे, ज्वाइंटर आयन पढ़ लेना। उसके बाद प्रोटीन का विकृतीकरण बताता है, समविभव बिंदु, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, ये पेप्टाइड क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपका क्या था कि सेकेंड पार्ट के जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले अंक हैं या चैप्टर हैं, उनका हम लोगों ने क्या किया कि उनका वितरण किया कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से। अब इसके पढ़ने के बाद आपको NCERT बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना है लगभग 5 साल के। 5 साल से ऊपर हो, 5 साल से कम ना करिए, 5 साल से ऊपर चाहे जितने साल तक करिए, लेकिन 5 साल तक अनसॉल्व पेपर जरूर सॉल्व करिएगा। तो ये आपका क्या है, ये सभी सेकेंड पार्ट जो बना हुआ है या आपके सेकेंड बुक अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस के अंतर्गत आने वाले बोर्ड एग्जाम के संभावित टॉपिक्स हैं। कैसे हैं? संभावित टॉपिक्स हैं जो ये हमने बताया इसमें कि इनकी मोस्टली आने की संभावना क्या होती है, अधिक होती है। अब इनको आपको पढ़ना है, इसके साथ साथ आपको बुक अनिवार्य पढ़ना है। मैं हर टाइम हर पर्पस या हर वीडियो पर ये बताता हूँ कि आपको बुक पढ़ने की आदत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बुक पढ़ते ही आपका क्या होता है कि सोच बढ़ती है और बुक पढ़ना बहुत ही अनिवार्य हो। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये आपके यूनिट के आधार पर आपको हमने 2 पार्ट में सिलेबस के आधार पर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात कर दिया। तो अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात हो गई, अब हम लोग क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसे कि मेरी इस समय वीडियो चल रही है नेम रिएक्शन की, तो नेम रिएक्शन के कुछ वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। जो बची हुई वीडियो अब इसके आगे हम लोग नेम रिएक्शन पर ही बात करेंगे। नेम रिएक्शन के बाद बस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को बात करते रहेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैं ये बताऊंगा कि कैसे बोर्ड कॉपियाँ लिखी जाती हैं, उनको लिख कर ही आपको मैं दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत बच्चों को हमने देखा है पढ़ाते समय या वाइवा लेते समय, तो हमने देखा कि वो लोग कॉपी आता तो है, लेकिन वो क्या करते हैं कि कॉपी को प्रेजेंट नहीं कर पाते कि हमें किस प्रकार से लिखकर उसे प्रेजेंटेशन करना है। तो आना और प्रेजेंटेशन करना ये दोनों चीजें होती हैं, तब नंबर अच्छे मिलते हैं। कि हमको आ तो सब रहा है, ये सोचते हैं कि हाँ बच्चा बोला पेपर करके आया, मुझको सब कुछ आ रहा है, लेकिन उसको लिखने का नजरिया नहीं है, लिखने का ढंग नहीं आता है। तो जो एग्जामिनर होता है वो तो ये नहीं जानता ना कि बच्चे को आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि वो क्या देखता है कि बच्चा लिखा क्या है, तो लिखने के आधार पर ही नंबर दिखाता है। तो आपको लिखने का भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए, और जब भी पढ़ें लिख लिख कर पढ़ेंगे तो वह ज़्यादा मेमोराइज होगी आपको। ठीक है बच्चों, तो हमारी तरफ से ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात हो गई, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब हम फिर अपने नेक्स्ट वीडियो पर आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो आपको अपलोड होगी वो क्या होगी, नेम रिएक्शन के अगले पार्ट होगी। तो कुछ नेम रिएक्शन हमने बात कर लिया है, अब नेक्स्ट नेम रिएक्शन की बात करेंगे। नेम रिएक्शन के बाद फिर देखते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप बता दीजिएगा कि क्या होता है जब, या कंप्लीट द रिएक्शन, या पूछते हैं कि सर कुछ स्पेशल चैप्टर वाइज टॉपिक्स की बात करिए। तो वो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कब, जब नेम रिएक्शन खत्म हो जाएगा कि किस पे ज़्यादा रेशियो बच्चों का है। कमेंट पे बहुत बार कमेंट आए हुए हैं कि सर क्या होता है जब कोई बच्चा लिख रहा है कि सर कैसे प्राप्त करेंगे, या कोई बच्चा कह रहा है कि सर एक रफली सभी चैप्टर का इंट्रो करा दीजिए आप। तो उस आधार पर हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन जब तक के लिए आप ये सिलेबस लीजिए। और पढ़ाई करने के लिए 2 चीज़ें, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, और सिलेबस के साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस अच्छा से करना चाहिए। उसको अधिक से अधिक बार पढ़ेंगे और लिख कर पढ़ेंगे तो वो आपके मेमोरी में याद अच्छे से होगा। क्योंकि पेपर लिखते समय कितना 3 घंटे का होता है, अब वहाँ पर सोच सोच कर लिखेंगे तो वो एक ही 2 क्वेश्चन में आपके 3 घंटे बीत जाएंगे। तो इतना प्रैक्टिस करिए कि क्वेश्चन देखते ही लिखना शुरू हो जाए, और अपने आप हाथ और पेन क्या चले, उसी शब्दों को लिखते हुए पढ़ते चले। और ये तभी होता है जब बच्चे लिख लिख कर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो हमारी तरफ से ये आज की वीडियो।
जो आप लोगों के आधार पर बनाई गई थी कि सिलेबस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात हो गई। अब यहाँ पर देखो आपको क्या मिलेगा कि कितने कितने नंबर का आया है कि 5 नंबर का इस पे 5 5 10 6 16 4 20 6 26 हुआ ना। और हमने 26 के बाद क्या हुआ था, इसके पहले जो फर्स्ट बुक में बताए थे वो 44 क्वेश्चन नंबर का था। तो 44 और 26 कितना हो गया, 70 हो गया। तो 26 नंबर का हमारा यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस पर ही आधारित है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेशियो आ गया 26, लगभग 27 मिला था फिजिकल केमिस्ट्री का, और बचे हुए जो थे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो ये आपको मिला है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर के आधार पर उनको सॉल्व करिएगा, और 5 साल के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बस आप यही अच्छे से करिएगा कि आने वाले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, और यदि आप नए चैनल से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और यदि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको मिलेगा, तब तक के लिए राधे राधे।